पूरे इंडिया में, तो कुछ अनलिस्ट हो गए तभी तो नंबर आएंगे। ऐसे ऐसे कॉलेज जाके 100 के 100 बच्चे फेल है, ये भी बड़ी बात नहीं है। तो कुछ स्पेशल कुछ अलग से करना होगा। चलिए बैठिए। अब एक तो बड़ी समस्या है कि 1 बज के 10 मिनट हो गए, अभी एंट्री चल रही है। Okay, good afternoon all of you. Good afternoon. Welcome to the AFT Site Institute. और यहाँ पर जो है बेटा आप लोगों की क्लासेस बीएड की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो 2 संडेज हमारे जो लास्ट वाले हैं उनमें हम लोगों ने 2 क्लासेस जो है ऑलरेडी ले ली, और इसके अलावा बीएड जो सेकंड ईयर की क्लास है उसके टाइमिंग्स 9 to 12 मॉर्निंग में हैं, हम लोगों के जो चल रहे हैं। और जो बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है उसके टाइमिंग्स 1 to 4 वाले टाइम में होते हैं, और जिसमें आप लोगों की 3 क्लासेस जो है एवरी संडे कवर होती हैं। और आपका पेपर नंबर 1 मेरे साथ चल रहा है, और इसी तरह से विकास सर और तिवारी सर के साथ भी आपकी जो है एक क्लास कंटिन्यू हो रही है, तो जिसमें आप लोगों को जो है पूरा एक ओवरव्यू प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, और भी जो बच्चे क्लासेस देख रहे हैं और अगर एकेडमिक क्लासेस वो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है उसके साथ साथ हर वीक में जो क्लास चलती है आप इन वीडियोस को कंटिन्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही नेम ही यही है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने जो भी बच्चों की स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस में होने वाला डेवलपमेंट होता है, उसी चीज को आपने फोकस करना है। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, इसके अंदर ग्रोथ का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और इसके अलावा ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को डायरेक्शन बताया था। प्रिंसिपल में उसका कॉन्टिन्यूस होती है वो, और वो लगातार चलती रहती है, और वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रिजल्ट होती है। तो हमने कई सारे पॉइंट्स जो हैं उसके अंदर कवर अप किए थे। सो वो हमने 2 क्वेश्चंस कवर किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और जिसने नहीं अगर देखा हो तो वो लास्ट संडे का जो भी वीडियो है उसको आप गो थ्रू कर सकते हो और उसमें से वो वाला आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। सो आज की क्लास में जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है स्टेजेस से रिलेटेड, और जैसे कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिन्हें हम विकास के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और इसके अलावा हर अवस्था की विशेषताएं। तो आज की क्लास का जो पूरा पार्ट रहने वाला है, जो क्वेश्चन रहने वाला है पढ़ने वाला, वो क्या क्वेश्चन होगा? एक तो क्वेश्चन होगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने पहले भी ये बताया था कि जब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस की, तो हम सिर्फ एडोलेसेंस तक स्टडी कर रहे हैं, और जब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन स्टडी की, तो तब हम जो है शुरू से लेकर इन्फेंसी से लेकर और टिल एडल्टहुड तक और ओल्ड एज तक, टिल डेथ तक ऐसे कह लो, हम स्टडी करते हैं सारी अवस्थाओं की। ठीक है, जब हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमें एडोलेसेंट तक बात करनी है। तो एक तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का क्वेश्चन हम करेंगे आज की क्लास में, और एक क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगी जैसे वेरियस एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ये 2 क्वेश्चंस हैं जो हम कवर करेंगे। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। अगर हम विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं तो एक तो हम बात करेंगे प्री नेटल स्टेज। सबसे पहली वो अवस्था होती है जो जन्म से भी पहले की अवस्था है, जिसे आप गर्भावस्था भी कह सकते हो। प्री नेटल स्टेज कहते हैं गर्भ धारण की अवस्था, जिसे हम 0 से लेकर 280 दिन का टाइम पीरियड या फिर 9 मंथ्स भी कहते हैं। ठीक है ना, ये जो पीरियड है वो 9 मंथ्स का होता है, 280 डेज का होता है, तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये प्री नेटल स्टेज है। और इसके अलावा जो अवस्थाएं हम यहाँ चाइल्डहुड की पढ़ रहे हैं उसमें आपका जन्म के बाद जो पहली अवस्था बनती है वो इन्फेंसी पीरियड है, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड। दूसरी अवस्था हमारी आ जाती है चाइल्डहुड स्टेज। जो चाइल्डहुड स्टेज है इसे हम बाल्यावस्था बोलते हैं।
बाल्यावस्था को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द प्री चाइल्डहुड और दूसरा वाला जो है वो पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज बोल सकते हैं. प्री चाइल्डहुड एंड पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज. इसके अलावा एडोलेसेंस तो हम यहां तक बात करेंगे क्योंकि हमें चाइल्डहुड स्टेजेस की बात करनी है. तो इन्फेंसी का जो टाइम पीरियड है वो जन्म से 2 साल का होता है, फ्रॉम बर्थ टू 2 years. और इसको आप कह सकते हो टोटल 2 से 12, तो 2 से 6 साल इधर होते हैं और 6 से 12 साल इधर होते हैं. और ये वाला 12 से 18 साल और वो 18 से 40. अगर इसके बाद आप बात करते हो एडल्टहुड तो 18 to 40 अप्रोक्सीमेटली, और फिर 40 प्लस में करते हैं. ठीक है, मतलब इसमें भी एडल्टहुड में भी प्री और लेटर आ जाता है लाइक. तो प्री का 18 to 40 हो जाता है, और अगर इसका भी पोस्ट बात करते हैं एडल्टहुड में तो वो 40 to 65 आ जाता है. और देन ओल्ड एज की बात करते हैं तो 65 प्लस चला जाता है. तो दिस इज द मतलब नॉर्मल जो हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं या नॉर्मल हम इनको पढ़ रहे हैं, तो इन अवस्थाओं में हम इनको स्टडी कर सकते हैं. इज इट क्लियर? एक तो ये बात हो गई कि अवस्थाएं. अच्छा, इसमें अगर आप किसी पर्टिकुलर राइटर के नाम के साथ आप इसे बताओगे, तो जैसे एक नाम मैं आपको बता देती हूँ, आप वो अगर याद करना चाहो तो आप कर लेना. रॉस के अनुसार अगर अवस्थाएं बात करते हैं, ये भी शायद मैंने पहले डिस्कस किया था क्लास में, नहीं तो कोई नहीं. रॉस के अनुसार J.S. रॉस है, तो अगर इनके अनुसार हम बात करते हैं कि इन्होंने अवस्थाएं बताई हैं, तो इन्होंने इन्फेंसी का जो टाइम पीरियड बताया वो सिर्फ ये फर्क है यहाँ पर, जन्म से 3 साल, बस ये सिर्फ 3 साल बताया है. और इसके अलावा फिर वही है चाइल्डहुड में प्री और पोस्ट है, जिसको इन्होंने वही 3 से 6 और 6 से 12, और उसके बाद भी फिर वही है एडोलेसेंस. तो थोड़ा बहुत ईयर्स ऊपर नीचे करे हुए हैं सबने और अपने अपने अकॉर्डिंगली अवस्थाएं बताई हुई हैं. तो जस्ट आप जो है कोई एक नाम, एक आधा नाम याद करके और उसके साथ कुछ जो है उसकी डिवीजन जो उन्होंने बताए हैं और उसको आप मेंशन कर सकते हो. तो एडोलेसेंट फिर वही हो जाएगा 12 से 18 साल का. तो ये कॉमन एक डिवीजन हो गया. जो अवस्थाएं और उनकी विशेषताएं हम यहाँ पर बात करेंगे. तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों से इन्फेंसी पीरियड की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इन्फेंसी पीरियड. तो जो इन्फेंसी पीरियड होता है शैशवावस्था, जिसे हम जन्म से 2 साल की अवस्था कहते हैं. तो जन्म से 2 साल की अवस्था की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम इन्फेंसी पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं. तो आप इनको वही अंडरस्टैंड करते जाओ. तो जैसे इसमें अवस्थाओं में हम ये बता सकते हैं कि पहली विशेषता, जैसे इन्फेंसी पीरियड की अगर हम विशेषता बात करें तो इसकी पहली विशेषता हो सकती है कि सेंसेस आर एक्टिव. सेंसेस आर एक्टिव का मतलब क्या होता है कि बालक की जो इंद्रियां होती हैं वे क्रियाशील होती हैं. इसका मतलब ये है कि छोटे बच्चों को ना तो बोलना आता है, ना वो कोई बात को समझ सकते हैं. तो वो किसी भी चीज के लिए अंडरस्टैंडिंग जो उनकी डेवलप होगी वो कैसे होती है? बाय द सेंसेस, मतलब वो सेंसेस के जरिए. इनफैक्ट जो जॉन लॉक है, आप इनका नाम अभी मेंटल डेवलपमेंट में जब बात करेंगे तो उसमें जॉन लॉक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने बोला है कि जो इनिशियल एक्सपीरियंस होता है वो मतलब कोरी स्लेट, टैबुला रासा, इन्होंने ना एक टर्म दिया है जिसे क्या नाम बोलते हैं? टैबुला रासा. टैबुला रासा का मतलब टैबुला रासा का मतलब ये होता है कोरी स्लेट. आप सबने पढ़ा ना कि छोटे बच्चे क्या होते हैं? कोरी स्लेट के समान होते हैं. इसका मतलब ये होता है कि उन पर जो भी कुछ लिखना चाहो आप शुरू में ही लिख दो, बट अगर उन्हें कोई चीज आ जाएगी उसके बाद आप उसे चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो चेंज नहीं हो पाएंगे. तो वही बात यहाँ पर भी है कि उनके जो सेंसेस होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो अपनी कोई भी ज्ञान की प्राप्ति अपने सेंसेस के जरिए करते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आप मेंशन कर सकते हो. इन्फेंसी पीरियड की पहली विशेषता क्या है कि सेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं. आगे आप बता सकते हो प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट्स, और हम क्या बता सकते हैं इसकी विशेषता में? प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट्स. इसका मतलब है प्राथमिक सामाजिकरण की शुरुआत होती है. हमारे केस में हम ये बताते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो पाठशाला है, उसका जो स्कूल है, वो उसे हम स्कूल तो बाद में भेजते हैं,
एक्चुअल स्कूल की शुरुआत उसकी कहां पर होती है? अपने खुद के परिवार से, अपनी मदर से. मदर इज कॉल्ड एज फर्स्ट एजुकेटर फॉर द चाइल्ड. और फैमिली और इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब फैमिली को एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है. और बच्चे का जो प्राथमिक सामाजिकरण है वो अपने परिवार से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि जन्म के समय ना तो वो सोशल होता है ना वो एंटी सोशल होता है. उसका ये जो सामाजिकरण है वो अपने परिवार से प्रारंभ होता है. उसकी कंपनी में सबसे पहला पर्सन जो ऐड होता है दैट इज द मदर. और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका ये दायरा जो होता है सामाजिक वो बढ़ता चला जाता है. तो हमने दूसरी विशेषता इस अवस्था की क्या पढ़ी? प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट्स. इज इट क्लियर? इसके अलावा पॉइंट आ जाते हैं नो फ्रेंड्स. इस अवस्था में बालक के कोई फ्रेंड्स, मतलब कोई भी मित्र नहीं होते हैं. इस अवस्था में वो, अगर आप मान लो दो बच्चों को आप साथ खेलने के लिए कह भी दो तो दे प्ले पैरेलल गेम्स. वे किस प्रकार का खेल खेलते हैं? समांतर खेल. मतलब एक बच्चा अपना खेल रहा है, दूसरा बच्चा अपना खेल रहा है. ना वो उससे कोई लिंक कर रहा है ना वो उससे कोई चीज लिंक कर रहा है. जो जिसको पसंद है वो उससे अपना खेले जा रहे हैं. तो दे प्ले पैरेलल गेम्स. तो इस अवस्था में उनका कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं होता. ना उन्हें कोई क्यूरियोसिटी होती है कि मेरा कोई फ्रेंड हो या कुछ. मतलब मदर इनफ है उनके लिए, अपना फैमिली मेंबर इनफ है. उन्हें ऐसे फ्रेंड के पास खेलने जाना है, घूमने जाना है, ऐसी कोई डिमांड वो नहीं करते हैं. इसके अलावा चौथी विशेषता में आप बता सकते हो दे आर सेल्फ सेंटर्ड. इस अवस्था के बालक क्या होते हैं बेटा? सेल्फ सेंटर्ड. सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है स्व केंद्रित. स्व केंद्रित का मतलब होता है दे डिपेंड ओनली ऑन देयर नीड. मतलब वो अपनी आवश्यकता तक सीमित होते हैं. दे लिमिट देमसेल्फ टिल देयर नीड्स ओनली. इसका मतलब क्या है कि जैसे उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए तो उससे आगे वो डिमांड नहीं करते. सेल्फ सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे भूख लगी है तो कोई खाना दे दे, और नींद आ रही है तो मम्मा सुला दे, टायर्ड है अगर उन्हें गोदी आना है तो कोई गोदी ले ले, मतलब गीले कपड़े हैं तो नैपी बदल दो. मतलब उनकी आवश्यकता यहाँ तक सीमित है. वो ये नहीं कहेगा भूख लगी है तो मुझे मैगी खानी है, चाउमीन खानी है, जैसे कि थोड़े बड़े बच्चे डिमांड पे आ जाते हैं. तो दे डोंट डिमांड, दे आर सेल्फ सेंटर्ड. वो सिर्फ अपनी नीड्स तक जो है मतलब लिमिटेड होते हैं. उनकी आवश्यकता पूरी होने पर उसके आगे जो है वो मतलब और डिमांड नहीं करते हैं. तो इस अवस्था की अगली विशेषता हमने क्या पढ़ी? कि दे आर सेल्फ सेंटर्ड. इसके अलावा अटैचमेंट डेवलप्स. इस अवस्था में क्या होता है? लगाव विकसित होता है. अटैचमेंट किसके साथ? देखो, अटैचमेंट और सेपरेशन ये दोनों एक साथ चलने वाले टर्म्स हैं जो आगे चल के एक साथ होते हैं. जैसे जब आप पहली बार बच्चे को स्कूल में डालते हैं, क्रेच में डालते हैं, या मदर मान लो वर्किंग है तो वो बहुत छोटी आयु से ही बच्चे को या तो ग्रैंड पेरेंट्स देख रहे हैं, या मान लो ग्रैंड पेरेंट्स देख रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर मान लो कई बार होता है मेड वगैरह रखनी पड़ती है तो मेड के पास छोड़ते हैं तो मेड कैसी है, वो कैसे बच्चे को संभाल रही है. और मान लो मेड भी नहीं तो आपने किसी क्रच में डाला है तो क्रच किस तरह का है. तो ये क्या होता है कि जब आप पहली बार बच्चे को अपने से सेपरेट करते हो तो वो सेपरेशन का जो भाव होता है वह भी तो साथ साथ डेवलप होता है. अटैचमेंट उस लगाव को कहते हैं जो प्राइमरी एक लव, एक केयर पेरेंट्स की बच्चे के साथ होती है, उसे हम अटैचमेंट का नाम देते हैं. इज इट क्लियर? जैसे एक बच्चा अपनी माँ से स्नेह करता है, प्रेम करता है, उनके साथ अटैच होता है, उनके साथ जुड़ा हुआ होता है. क्यों? क्योंकि केयर की वजह से. क्योंकि मदर उसकी क्या करती हैं, और वो केयर उस मदर की तरह कोई और नहीं कर पाता. इसलिए बच्चा कनेक्ट हो जाता है अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स और अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसे आप मिलाकर बायोलॉजिकल नीड्स बोल सकते हैं. तो अपनी बायोलॉजिकल नीड्स के लिए बच्चा जो है वो किस पर डिपेंड हो जाता है? अपनी मदर पर. और इसी के साथ जितना ज्यादा ये क्लोज कनेक्शन होगा उतना ही ज्यादा अटैचमेंट डेवलप होता है. अटैचमेंट कैसे डेवलप होते हैं? जितना ज्यादा मदर केयर कर रही हैं, अच्छे से उसकी जरूरतों का ध्यान रख रही हैं, या मदर नहीं है तो उनकी एब्सेंस में जो पर्सन है वो कितना ध्यान रख रहा है, उससे बच्चे के अंदर अटैचमेंट डेवलप होता है. उससे बच्चे के अंदर क्या डेवलप होता है? अटैचमेंट डेवलप होता है. और साथ साथ जब पहली बार हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो वो अटैचमेंट के साथ अपने प्रियजनों से जो अलग होने का भाव, और फिर नए लोग कैसे होंगे वो डर, ये सब चीजें मिलाकर बच्चे के अंदर सेपरेशन का भाव भी विकसित करती हैं.
और साथ साथ ये भी कहा गया अटैचमेंट जितना ज्यादा होता है, सेपरेशन भी, उसका भाव, उसकी फीलिंग भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो हमें इन सब पॉइंट्स पर क्या क्या ध्यान देना है वो सब तो हम खैर आगे पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल इतना कि इस अवस्था में, क्योंकि स्कूल तो अभी नहीं गया ना, तो अभी इस अवस्था में हमें जो बच्चे के अंदर डेवलप करना है वो क्या करना है, डेवलप अटैचमेंट। क्या डेवलप करना है, अटैचमेंट। तो इसलिए इस अवस्था में अटैचमेंट ही डेवलप होता है बच्चे के अंदर। इसके अलावा मिल्क टीथ अराइसिस, इस अवस्था की एक और विशेषता है कि अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट में बात करें तो इस अवस्था में कौन से दांत निकलते हैं, दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे 6 से 7 महीने का जो बच्चा होता है उसमें आगे के, नीचे और ऊपर के जैसे जो दांत है उसमें से एक एक दो दो दांत दिखाई देने शुरू होते हैं, और 1 साल के एंड तक आते आते 8 दूध के दांत निकल आते हैं। ठीक है, तो ये सब हम टेबल की फॉर्म में अभी डिस्कस कर लेंगे इसे। सो फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं विशेषता की, तो मिल्क के जो दांत होते हैं, मिल्क टीथ जो होते हैं वो अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं इस अवस्था में। इसके अलावा इस अवस्था में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है जो आप हर थ्योरी में डिस्कस करोगे, दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टार्ट्स। इसे हम क्या बोलते हैं, शब्द को ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है वस्तु स्थायित्व की अवस्था। सो वस्तु स्थायित्व की अवस्था भी इसी में डेवलप होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो वस्तु, छोटा बच्चा है, आप उसको हाथ में रिमोट दे दो, आप उसके हाथ में कोई भी चीज दे दो, वो जितनी देर दोगे वो खेल रहा है, और अगर आपने उससे ले लिया तो वो उसकी डिमांड नहीं करेगा, वो कोई और चीज लेके खेलने लग जाएगा, फिर कोई और चीज ले लेगा, मतलब वो रोएगा नहीं। लेकिन जिस दिन सपोज मान लो कि आपने उससे रिमोट लिया और वो उसे ढूंढना शुरू कर दे, वो उसकी इन एग्जिस्टेंस को फील कर रहा है, उसकी जो इमेज है वो उसके माइंड में फ्रेम हो रही है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी ऑब्जेक्ट की जो एग्जिस्टेंस है वो उसके माइंड में उसकी इमेज, उसकी छवि का बनना, और फिर उसके बाद वो उसे सर्च करना शुरू कर रहा है, तो इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज। तो इस अवस्था में बालक में ऑब्जेक्ट परमानेंस भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 18 महीने का जो बच्चा होता है वो आपका 2 साल तक की है ना ये अवस्था, जनरली अगर हम बात करते हैं तो 18 महीने का जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से, जैसे अब मदर घर पे नहीं है तो वो मदर को कभी बेड के नीचे, कभी पर्दे के पीछे, व्हाट आर द प्लेसेस जहां वो मदर उनके साथ खेलती है, या कैजुअली वो नहीं दिखाई दे जाती हैं किचन में इधर उधर, तो वो सब जगह मदर को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज। इज इट क्लियर, समझ आ गया? तो ये भी इस अवस्था में डेवलप होता है। इसके अलावा इमिटेशन स्टार्ट्स। इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण का मतलब कॉपी करना, यानी कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं वे अपने से बड़ों का अनुकरण करने लगते हैं। तो तभी कहते हैं कि हमें बच्चे को जो सिखाना है उनके सामने वही बोलो। अगर आप उनको कोई ऐसी चीज जो सिखाना नहीं चाहते, जैसे अब्यूजिव लैंग्वेज है या कोई एंग्री वे में बात करना है, तो ऐसी कोई भी चीज हमें बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करनी है। इज इट क्लियर? सो इमिटेशन स्टार्ट्स, क्योंकि वे कॉपीकैट हैं, आप उनको जो सिखाना चाह रहे हो वो बोल रहे हो और बच्चे भी वो सीख रहे हैं, तो वो इसीलिए अपनी मम्मा की नकल करते हैं, अपने पापा की तरह, जैसे चश्मा लगाना, बिंदी लगाना लड़कियां, ये सब अपनी दादी की तरह, मतलब छड़ी पकड़ना, वो सब चीजें बच्चे कॉपीकैट होते हैं तो वो करते हैं। तो इस अवस्था में उनमें क्या स्टार्ट होता है, इमिटेशन। इसके अलावा टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। इस अवस्था की विशेषता क्या है, टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों पर पूर्ण रूप से निर्भर। इस अवस्था के बालक जो होते हैं 2 साल तक तो उन्हें मदर की जरूरत होती है, हर चीज के लिए, हर छोटी छोटी बात के लिए उन्हें, मतलब इनफैक्ट उनको नहाना धोना और मतलब वॉशरूम जाना, सब चीजों के लिए उन्हें अपने पेरेंट्स की, अपनी मदर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अब इसके बाद आता है, ये तो थी हमारी कौन सी अवस्था, इन्फेंसी स्टेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप सो। ठीक है, तो इन्फेंसी पीरियड के बाद हमारी जो सेकंड स्टेज आती है वो हमने क्या नाम पढ़ा, चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज जो है, जिसे हम प्री और पोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो जो प्री चाइल्डहुड स्टेज है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्री चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड बताया वो 2 से 6 साल का। उस अवस्था में 2 से 6 साल का बच्चा जब होता है, आप सबको पता है कि 3 साल के बच्चे को हम नर्सरी में
एडमिशन करवा देते हैं, और 2 साल के बच्चे को प्रेप में भी भेज देते हैं। 1.25 साल का बच्चा होता है ना, तो 2 तक आते आते वो प्ले वे में जाना शुरू हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो बिल्कुल इस अवस्था में जो है बच्चे, पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वो नर्सरी और केजी क्लास उनका मतलब हो जाती है। 6 साल तक में उनकी नर्सरी और केजी क्लास जो है मतलब वो हो जाती है, और फर्स्ट भी इनफैक्ट यहीं पे कवर हो जाती है। और सेकंड क्लास का बच्चा जो है वो पोस्ट चाइल्डहुड, आज की एज पैटर्न के हिसाब से, वैसे पहले ये क्योंकि पहले की थ्योरीज है ना, तो उस टाइम पर 6 साल का बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में जाता था, और 4 साल के बच्चे का एडमिशन जो है ना नर्सरी में होता था। तो नर्सरी और केजी तक ऐसे बोलते थे। तो अभी क्या है, प्री चाइल्डहुड स्टेज में बच्चा फर्स्ट क्लास कर लेता है, और उसके बाद आगे सेकंड क्लास से बच्चा जो है वो पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज में आ जाता है। तो अगर हम इस अवस्था की विशेषता की बात करें, तो इस अवस्था में पहली विशेषता हम बता सकते हैं, जैसे वहां था नो फ्रेंड, यहाँ पर एक एक फ्रेंड बच्चे बनाने लग जाते हैं, तो 1 फ्रेंड स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, 1 फ्रेंड की स्टेज आती है, यानी एक मित्र वाली अवस्था होती है, जिसमें बच्चे जो है वो एक फ्रेंड के साथ खेलते हैं कोई भी। तो एक फ्रेंड के साथ मिलकर खेलेंगे, एक फ्रेंड के साथ लड़ाई भी करेंगे, अपनी चीज शेयर नहीं करेंगे, दूसरे की छीना झपटी भी करेंगे, लेकिन 1 फ्रेंड स्टेज होती है ये। इसके अलावा जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट में हम बताएंगे ग्रोथ इज स्टीडी और ग्रेजुअल। दूसरे पॉइंट में विशेषता क्या बताएंगे, ग्रोथ इज स्टेडी, STEADY, स्टेडी एंड ग्रेजुअल। इसका मतलब होता है धीमी गति से। अब धीमी गति किससे कंपेयर कर रहे हैं, इन्फेंसी से। जब कंपैरिजन होगा तो ही तो किसी से धीमी होगी, तो किसी के साथ कंपेयर होगा ना। तो जब हम बात करते हैं इन्फेंसी पीरियड की, तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही फास्टर होता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें चाइल्डहुड स्टेज को, तो उसमें ये ग्रेजुअल हो जाता है, धीमी गति से हो जाता है, थोड़ा सा स्लो डाउन प्रोसेस हो जाता है। उतनी तेजी से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता जितनी तेजी से इससे पहले वाली अवस्था में हो रहा था। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा 1 फ्रेंड स्टेज, दूसरा पॉइंट पढ़ा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट इज स्टीडी एंड ग्रेजुअल। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात कर सकते हैं, जैसे वहां पर था प्राइमरी सोशलाइजेशन, ऐसे यहां पर होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, क्योंकि बच्चे को आपने कहां पर डाला है, स्कूल में डाला है, तो यहां से स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। बड़ी बार एक सवाल आया हुआ है सीटेट में, टॉय स्टेज किसे कहते हैं। सो प्री चाइल्डहुड स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉय स्टेज ऑफ चाइल्ड, खिलौना आयु। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, खिलौना आयु, क्योंकि बच्चे जो है वो खिलौनों से इस अवस्था में खेलते हैं, और इसमें एनिमेशन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमेशन स्टेज। मतलब बच्चे जो है वो क्या होते हैं, एनिमेशन में रहते हैं। एनिमेशन का मतलब होता है जीववाद। एनिमेशन का मतलब क्या होता है, जीववाद। अब जीववाद का अर्थ क्या है, when the child is not able to differentiate between living things and non-living things, जब बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर स्थापित करने में सक्षम ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, एनिमिज्म में रहता है। एनिमेशन वर्ड पढ़ा है ना, कार्टून्स की दुनिया जो होती है नकली, तो वही चीज बच्चा उसी एनिमेशन में रहता है। तभी तो आप देखते हो कि छोटे बच्चे की अगर डॉल गिर जाए तो वो उसे वैसे ही उठाएगा, पुचकारेगा, दवाई लगाएगा, वो सब करते हैं। और या छोटी सी गाड़ी है तो अपने पापा की तरह गाड़ी चला के जा रहे हैं ऑफिस, और गाड़ी चला के वापिस आ रहे हैं, ऐसे लाइक है ना। तो वो इसका मतलब है कि वो उसी जीववाद में है कि वो उन निर्जीव चीजों को भी रियल कंसीडर करके और उन्हें उसी तरह से अपने टेडी बियर को प्यार करना, अपने टॉयज को प्रेम करना, उनका केयर करना, नहलाना धुलाना, ये सब कैजुअली बच्चे अपनी डॉल के साथ करते हैं ना। तो वो जो चीज है, इसका मतलब वो एनिमिज्म में है। इज इट क्लियर? तो दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस अवस्था के बालक जीववाद में रहते हैं। इस अवस्था को प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ नर्सरी और केजी होता था ना, दैट इज कंसर्न विद प्री स्कूल, तो इसलिए इस अवस्था को प्री स्कूल, पूर्व विद्यालय की अवस्था भी कहा जाता है। इट्स क्लियर एवरीबॉडी? इसके अलावा इस अवस्था की विशेषताएं, क्यूरियोसिटी इज वेरी हाई, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत उच्च होती है, उच्च जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालकों में क्या होती है,
उच्च जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मतलब दे आर वेरी मच क्यूरियस, दे वांट टू लर्न, दे आस्क मेनी क्वेश्चंस। आप आंसर देते देते थक जाओगे, बट वे क्वेश्चन पूछते पूछते नहीं थकते। और हर क्वेश्चन में एक विशेषता होती है, व्हाट। उनके सवाल किससे रिलेटेड होते हैं? व्हाट। मतलब अभी वो वाई पे नहीं आए होते, वो व्हाट एंड हाउ के सवाल पूछते हैं। ये क्या होता है और कैसे होता है? ये मशीन, ये क्या है? वॉशिंग मशीन है। क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। कैसे चल रही है? बटन बता दो। तो है ना, ये सब पानी भरेंगे, सर्फ डालेंगे और कपड़े धुल जाएंगे, बस इतने तक। उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब व्हाट और हाउ का सवाल उनकी क्यूरियोसिटी में बहुत ज्यादा हाई होता है। तो आसमान में क्या है? तारे हैं, ठीक है। तारे क्या कर रहे हैं? टिमटिमा रहे हैं। तो मतलब वो समझते हैं कि तारों पे भी अगर पत्थर डालेंगे तो उनको खींच के ला सकते हैं। तो लॉजिक्स नहीं समझते हैं, रीजनिंग नहीं होती है। वॉट एवर यू आर एक्सप्लेनिंग देम, दे, अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो उसके आगे वो और सवाल क्यों से रिलेटेड नहीं पूछते हैं। तो इस अवस्था में उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और उसी की वजह से इस अवस्था को एक्सप्लोरेटरी स्टेज भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लोरेटरी स्टेज। एक्सप्लोर करते हैं ना, एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है कि चीजों के बारे में जैसे जानने की कोशिश, अन्वेषणात्मक अवस्था। इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अन्वेषणात्मक अवस्था, यानी चीजों के मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा गेन करना चाहते हैं। जैसे साइकिल का पैडल, हम तो साइकिल चलाने में यूज करेंगे, पर बच्चे को कभी देखा है वो घुमाता जा रहा है, घुमाता जा रहा है साइकिल के पैडल को, उल्टा घुमा रहा है तो ऐसे ही घुमाता जा रहा है, फिर देख रहा है चीजें अंदर क्या हो रही हैं। मतलब वो बच्चे चीजों के वो यूज करते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। इट्स बाय वाई बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज दे आर एक्सप्लोरेटरी इन नेचर, ठीक है। दे वांट टू एक्सप्लोर, तो इसलिए वो चीजों को, आप घड़ी दे दो उनको, पूरा उसका मैकेनिज्म खोल के सामने रख देंगे तुम्हारे। तो लाइक क्यों? क्योंकि वो उससे भी कुछ ना कुछ जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती है, और इस अवस्था में भी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी ऑफ इमिटेशन होती है उनके अंदर। स्ट्रॉन्ग एबिलिटी ऑफ इमिटेशन, अनुकरण की सुदृढ़ प्रवृत्ति। सुदृढ़ प्रवृत्ति का मतलब कि बड़ा जबरदस्त इमिटेट कर लेते हैं। जो टीचर ने सिखाया, जैसे पोयम का पैटर्न बताया, और उसका जो स्ट्रेस रिदम, जिस तरह के एक्शंस टीचर्स कर रहे हैं, व्हाट एवर इट इज, दे हैव स्ट्रॉन्ग एबिलिटी ऑफ इमिटेशन। इज इट क्लियर? मतलब एक सुदृढ़ प्रवृत्ति होती है अनुकरण की। तो बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से वो बड़ों को, अपने दूसरों को जो जैसा कर रहे होते हैं वैसा ही सेम कॉपी कैट उनको कहा जा सकता है, कि वो भी बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है इस अवस्था की, इससे पहले वाली अवस्था में हमने पढ़ा था सेल्फ सेंटर्ड, इस अवस्था में वो शब्द बन जाता है ईगो सेंटर्ड। इस अवस्था में क्या होता है? ईगो सेंटर्ड स्टेज। ईगो सेंट्रिक को हिंदी में बोलते हैं अहम केंद्रित अवस्था। अहम केंद्रित अवस्था। नाउ their base of मतलब the base of their decisions is not the need but the desires or wants. right now पहले क्या होता था? उनके निर्णय का आधार, पहले क्या होता था? आत्म स्व केंद्रित अवस्था में उनके निर्णय का आधार उनकी आवश्यकता थी, लेकिन इस अवस्था में उनके निर्णय का आधार उनकी इच्छाएं बन जाती हैं। मीन्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दे डोंट अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कि जैसे अगर बच्चे की डिमांड क्या है, चॉकलेट चाहिए, तो वो चॉकलेट हर हाल में चाहिए। वो कहेगा मम्मा भूख लग रही है, तो मम्मा कहेंगी ये खा लो, वो खा लो, ये भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, बट नो, उसे क्या चाहिए? उसे तो चॉकलेट चाहिए। तो क्योंकि वो ईगो सेंट्रिक है, तो वो चॉकलेट को चुराने को भी गलत नहीं मानेगा, क्योंकि उनकी निर्णय का आधार क्या है? उनकी इच्छा। गलत और सही नहीं, ना तो वो मॉरल बेस्ड होते हैं, मतलब मॉरल रीजनिंग उनमें नहीं होती कि ये गलत है, मुझे नहीं चुराना, चोरी करना गलत होता है। और ना वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझेगा, कि मम्मा समझा रही है कि बेटा मत खाओ, कि चॉकलेट खाने से दांत में कीड़े लग जाएंगे, उनमें वो भी नहीं समझ में आएगा। तब तो उसे चाहिए, चाहे भले ही बाद में दर्द हो, रात को सोते समय परेशानी हो, वो झेल लेगा। अपने अनुभव के बाद भले ही एक बारी को मान जाए, लेकिन उस समय उसको वो चीज चाहिए। तो जब बालक दूसरों के दृष्टिकोण को समझता नहीं है
और उनके निर्णय का आधार इच्छा होती है, ना कि आवश्यकता, तो उस समय उस अवस्था में हम बालक को क्या बोल सकते हैं? ईगोसेंट्रिक। समझ आ गया? अहम केंद्रित। तो इस अवस्था के बालक अहम केंद्रित होते हैं। और मिल्क टीथ की जगह यहाँ पर क्या होता है? परमानेंट टीथ स्टार्ट्स टू अराइज। स्थायी दांतों की उत्पत्ति। इस अवस्था में बालक के कौन से दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं? स्थायी दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं। परमानेंट टीथ चाइल्डहुड स्टेज में जो है आपके मतलब मिल्क टीथ सारे अराइज हो जाते हैं और एंड तक आते आते जो है थोड़ा सा जो मिल्क टीथ होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। और परमानेंट टीथ 6 साल की अवस्था तक है ना, क्योंकि तो आप देखोगे कि 4-5 साल में बच्चे के मिल्क टीथ टूटने स्टार्ट हो जाते हैं और इसके एंड में आते आते मिल्क टीथ टूट के और परमानेंट टीथ स्टार्ट्स टू अराइज, आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉमन विशेषताएं हमारी कौन सी थी? प्री चाइल्डहुड स्टेज। अब बात करते हैं पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज की। सो पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज जो है, जो मैंने बताया कि 6 से 12 साल की अवस्था है, जिसे हम उत्तर बाल्यकाल भी कहते हैं। सो उत्तर बाल्यकाल की जो अवस्था है पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, उसे हम एलिमेंट्री या इनिशियल स्कूल स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन जो हमारी होती है वो फर्स्ट क्लास के बाद से लेकर और 8th क्लास तक वैसे वो होती है। तो यहाँ पर 1st to 5th और 5th to 6th to 8th क्लास जो है आगे इसी में ही कंटिन्यू होता है। इज इट क्लियर? तो इसलिए इस अवस्था को हम एलिमेंट्री स्कूलिंग स्टेज भी कहते हैं और ये भी ग्रेजुअल ग्रोथ की अवस्था है। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या मेंशन किया जा सकता है? अदर पॉइंट कैन बी ग्रेजुअल ग्रोथ। तो इसमें जो है ग्रेजुअल ग्रोथ होती है, जैसे इससे पहले स्टीडी और ग्रेजुअल थी, इसमें भी वही है, मतलब समृद्धि की धीमी गति, मतलब धीमी गति से ही बच्चे का विकास पूरा होता है। बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता जितना कि इन्फेंसी पीरियड में था, उस लेवल पर नहीं होती है। इसके अलावा जब इस अवस्था का एंड होता है तो इस अवस्था के अंत तक आते आते यौवना काल प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, जिसे आप प्यूबर्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पीरियड, PUBERTY, प्यूबर्टी पीरियड। ठीक है, तो इस अवस्था में यौवना काल भी जो है प्रारंभ होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता इस अवस्था की, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज गैंग एज। गैंग, गैंग समझते हो ना? हाँ, गैंग एज। ठीक है, गैंग, गिरोह आयु भी बोलते हैं इसे। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्योंकि जो बच्चा पहली अवस्था में कोई फ्रेंड नहीं था, दूसरी अवस्था में एक फ्रेंड बना, इस अवस्था में उसे ग्रुप चाहिए। ग्रुप चाहिए खेलने के लिए, एक दो से काम नहीं चलने वाला। और ग्रुप भी कौन से होते हैं? होमोजीनियस ग्रुप्स, मतलब बॉयज के साथ बॉयज का समरूपी और गर्ल्स के साथ गर्ल्स का। ठीक है, मतलब उनको एक जैसे ग्रुप में ग्रुप, और उसमें भी कोई एक लीडर होता है जो ग्रुप को हैंडल करेगा, और वो बॉयज में जो स्ट्रॉन्ग पावर वाला होगा और गर्ल्स में जो ब्यूटीफुल होगी और जो टॉकेटिव होगी, ज्यादा स्मार्ट गर्ल होगी, वो गर्ल्स में लीड करती है। तो इस तरह से हर ग्रुप का एक कोई ना कोई लीडर होता है। फिर ग्रुप के लिए इस अवस्था में लॉयल्टी, कॉपरेशन, कंपटीशन, ये सब चीजें क्या होती हैं? डेवलप होती हैं। जैसे अगर ग्रुप के लीडर ने शाम को 5 बजे बुलाया है तो 4 बजे से पेट में दर्द हो जाएगी कि 5 बजने वाले हैं, मम्मा मुझे नीचे जाना है। तो मतलब मम्मा जो मर्जी उस समय काम करा लो, वो फटाफट कर देंगे, क्योंकि उन्हें 5 बजे एग्जैक्टली अपने ग्रुप के लिए लॉयल्टी दिखानी है, निष्ठा दिखानी है कि भाई मैं टाइम पे आ गया हूँ या आ गई हूँ। तो मतलब इस अवस्था के बालकों में ये सब चीजें डेवलप होती हैं। और ग्रुप में जो जो फीलिंग्स होती हैं वो सब फीलिंग्स बच्चों में भी, जैसे जेलसी हो गया, एक दूसरे से थोड़ा चिढ़ होना और जेलसी करना, पहले भाई बहनों से स्टार्ट होता है, फिर फ्रेंड्स में भी थोड़ा बहुत ये चीजें होती हैं, फिर मेरी है तेरी है, ये सब चीजें यहाँ पर आते आते थोड़ा सा कॉपरेशन में बदल जाती हैं कि भाई अगर मुझे ग्रुप में खेलना है तो मुझे अपनी चीज को शेयर करना होगा। तो बच्चे समझना शुरू हो जाते हैं, तो शेयरिंग की फीलिंग इस अवस्था में डेवलप होती है। तो क्या क्या सीखा? लॉयल्टी, कॉपरेशन, कंपटीशन, और इसके अलावा आपका जैसे शेयरिंग, एक दूसरे के साथ करना, तो ये सब जेलसी। ठीक है, ये सब चीजें बच्चों में इस अवस्था में क्या होती हैं? डेवलप। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी, ये सब चीजें इस अवस्था में डेवलप होती हैं। इसके अलावा इस अवस्था में
परस्परता। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है, जो बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल होते हैं ना। तो ये इनके अंदर एंटागोनिस्टिक बिहेवियर भी होता है। तो ज्यादातर बच्चे जो है इस तरह के व्यवहार को बहुत ज्यादा इस अवस्था में दर्शाते हैं। तो उनसे जो कराना हो उसका उल्टा बोल दो तो वो उसका उल्टा करते हैं, जो बोलो उसका उल्टा करेंगे अगर करवाना हो तो। इस अवस्था में उनमें कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप होती है। इसके अलावा ये भी शब्द कॉन्क्रीट थिंकिंग, ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि थिंकिंग दो तरह की होती है, एक कॉन्क्रीट होती है और एक एब्स्ट्रैक्ट होती है। सो इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं तभी अध्यापक उनकी क्लास में उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि आप ऑडियो विजुअल एड्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करो, क्योंकि जब ऐसे बच्चों की क्लास में आप दृश्य श्रव्य सामग्री लेकर जाते हैं, उन्हें दिखा के कोई चीज समझाते हैं तो उन्हें ज्यादा अच्छी समझ आती है। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्क्रीट थिंकिंग, उन्हें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स दिखाकर फिर उनके बारे में थिंकिंग डेवलप की जाती है। तो इस अवस्था में कौन सी थिंकिंग होती है, कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप होती है। इसके अलावा इमेजिनेशन स्टार्ट्स टू डेवलप, इस अवस्था में उनमें कल्पनात्मक शक्ति का भी विकास होना प्रारंभ होता है। ठीक है, कल्पनात्मक शक्ति भी विकसित होती है। ये हमारा कौन सा हो गया, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। नाउ टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस स्टेज जो है वो किशोरावस्था हो गई, और किशोरावस्था के अंदर इसको डिस्क्राइब करने के लिए पहले 12 से 18 साल ये तो हमने कर ही लिया डिस्कस। तो इस अवस्था को डिस्क्राइब करने के लिए स्टैनले हॉल की परिभाषा बड़ा अच्छा मतलब इसका एक ओवरव्यू प्रेजेंट करती है कि व्हाट इज एडोलेसेंस। सो एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ stress, strain, storm, stress, strain, storm and conflicts। हिंदी में इसे कह सकते हैं कि स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था को क्या बोला जाता है, तनाव, दबाव, तूफान और संघर्षों का काल। तनाव, दबाव, तूफान और संघर्षों का काल कहा गया है। इस अवस्था को तनाव, दबाव, तूफान और संघर्षों का काल क्यों कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो जिसकी वजह से जैसे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। एक कॉमन चेंज हम डिस्कस करते हैं, जैसे जब हम इस अवस्था में होते हैं तो आप देखेंगे कि लड़कियों की आवाज पतली, मेलोडियस, स्वीट, और बॉयज की वॉइस हैवी, तो ऐसे हार्श। ठीक है, तो ये तो एक चेंज है जो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं जो इंटरनली हम सब फील कर रहे होते हैं, और वो चेंजेस ऐसे होते हैं कि ना हम किसी के साथ शेयर कर पाते हैं और ना हमें कहीं उसके बारे में कोई राइट गाइडेंस मिल पाती है, और जिसकी वजह से अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो एक तो कारण इसका क्या हो गया, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस। दूसरा, आइडेंटिटी क्राइसिस। एक कारण इसका और क्या हो सकता है, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान पाने की संक्रांति, पहचान संक्रांति। मतलब पहचान संक्रांति का मतलब क्या होता है कि लाइक पहचान पाना चाहते हैं, मतलब क्योंकि इस अवस्था का जो बालक है अब उसे थोड़ा सा मतलब जैसे लाइक 11th-12th में जब आते हैं बच्चे बाद में, तो कैरियर ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो इस अवस्था में जो 12 से 18 साल की एज है उसमें आपका, आप समझ लो 9th, 10th, 11th, 12th, यही 17 साल के बच्चे की 12th हो जाती है ना। तो इस अवस्था के बालक वो होते हैं जिनको कैरियर को लेकर बड़ी चिंता होती है कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है, वो क्या करें ताकि लाइफ लॉन्ग जिसके साथ हम आगे मतलब जो है हम कुछ कर सकें। तो लाइक एक आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से भी इस पीरियड को क्या कहा गया है, पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म। और बाकी ऐसे अदर पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन ये दो खास बातें हैं जिसकी वजह से इसको पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म कहा गया है। ठीक है, लाइक जैसे जॉब की भी प्रॉब्लम उन्हें फील होती है कि आगे पता नहीं कौन सी जॉब लगेगी, कैसी फैमिली होगी, जो अगर हस्बैंड है तो वाइफ कैसी होगी, या वाइफ है तो हस्बैंड कैसा होगा, मतलब इस तरह की कई सारे पॉइंट्स हैं। मतलब कैरियर कैसा मेकओवर होगा, सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इस अवस्था को क्या कहा गया, पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड कॉन्फ्लिक्ट।
इसके अलावा इस अवस्था की जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अदर फीचर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? उनमें आप पहला पॉइंट बता सकते हैं, जैसे अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। ये आप पहली विशेषता इस अवस्था की सबसे मुख्य विशेषता है। गर्ल्स और बॉयज जो है, मतलब इससे पहले होमोजीनियस ग्रुप थे ना, इस अवस्था तक आते आते फिर से हेट्रोजीनियस ग्रुप्स बन जाते हैं। मतलब गर्ल्स और बॉयज मिलकर एक दूसरे के साथ बातचीत करना, घूमने जाना, टाइम स्पेंड करना, ये सब जो है मतलब मिलके करने लग जाते हैं। और इसके अलावा बहुत ही ज्यादा अपने ग्रुप्स के लिए लॉयल होते हैं और गर्म खून भी होते हैं, और पेरेंट्स की बात को तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और मतलब अगर कहीं कोई बात करनी है तो वो इतने सेंसिटिव होते हैं, हाईली सेंसेशनल होते हैं, और अगर कोई बात उन्हें बुरी लग गई तो घर भी छोड़ देंगे। मतलब उतना ज्यादा गुस्सा उस लेवल पर होता है। उनके फ्रेंड को किसी ने कुछ कह दिया तो खून भी कर देंगे, सर्वर भी फोड़ देंगे, लाइक कुछ भी करते हैं। तो उस तरह की उनमें विशेषता इस अवस्था में दिखाई देती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, एक ही होता है। फिर इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स। इससे पहले क्या था? कॉन्क्रीट थिंकिंग था। लेकिन इस अवस्था में आते आते आप हर चीज को दिखाने के लिए, समझाने के लिए पिक्चर इमेज यूज नहीं कर रहे हो। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए इमेज दिखाने, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे कुछ करना है तो एक ओवरऑल इमेज दिखाई जा सकती है, बट एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन देयर इज नो रिक्वायरमेंट। मतलब हर सिचुएशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। लैंग्वेज अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, साइंस और सिंबल से बच्चे को समझ आएगा। तो इस अवस्था में कौन सी थिंकिंग डेवलप होती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अमूर्त चिंतन का विकास। इस अवस्था में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्स। और क्या विशेषता है? समस्या समाधान की योग्यता विकसित होती है। इस अवस्था के बालकों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है। इज इट क्लियर? समस्या समाधान की योग्यता विकसित होती है। फिर फ्रीडम, उन्हें क्या चाहिए होता है हर समय? स्वतंत्रता, फ्रीडम। अगली विशेषता में आप क्या लिख सकते हो? दे वांट टू बी फ्री, दे वांट टू बी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब लाइक पेरेंट्स का कंट्रोल उन्हें पसंद नहीं है, टीचर्स का कंट्रोल उन्हें पसंद नहीं है। दे वांट टू बी फ्री, वो अपने माइंड से डिसीजन लेना चाहते हैं। तो आप उनको जबरदस्ती थोप नहीं सकते किसी भी तरह की बात। फोर्सफुली करोगे तो वो छोड़ के भाग लेंगे, तो आप फोर्सफुली उनको कुछ भी बात उनसे मनवा नहीं सकते। क्लियर? इसके अलावा दे आर स्ट्रॉन्ग डे ड्रीमर्स। इस अवस्था की विशेषता, डे ड्रीमर्स, दिवा स्वप्न जिन्हें बोलते हैं। दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में सपने देखना, ऊंची उड़ाने भरना। अच्छा ये करेंगे, एक दिन में अरबों खरबोपति बन जाएंगे। मतलब ये एक खास जो इस अवस्था में, क्योंकि साथ साथ आइडेंटिटी क्राइसिस भी है ना, या फिर मतलब कुछ ऐसा करेंगे तो बड़े बड़े हीरो हीरोइन बन जाएंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसके पीछे का स्ट्रगल तो पता ही नहीं है क्या है। तो लाइक ये चीज उनमें बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा हीरो वर्शिप, इसके अलावा इस अवस्था की विशेषता क्या होती है? हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप मतलब होता है नायक पूजा। हीरो वर्शिप का मतलब क्या है? नायक पूजा। नायक पूजा का मतलब ये नहीं है कि किसी हीरो को सामने फोटो लगा ली और रोज सुबह आरती उतार रहे हैं। हाँ, हीरो वर्शिप का मतलब है एज एन आइडियल देखना, एक आइडियल उनमें देखना कि लाइक मैं भी काश ऐसा बन सकूं। और जरूरी नहीं है कि वो आइडियल कोई हीरो हीरोइन ही हो, वो कोई भी ऐसे पर्सन आइडियलिस्टिक हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके लिए। वो आपके फादर मदर, वो कोई भी टीचर, वो कोई भी फ्रेंड इनफैक्ट, या फिर वो कोई भी ऐसी आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी लाइक जैसे स्वामी विवेकानंद जी और महात्मा गांधी जी, हंसराज जी। तो लाइक कुछ भी ऐसा कोई भी पर्सन, और फिर कोई हीरो हीरोइन भी, तो कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो एक आइडियलिस्टिक पर्सन हर व्यक्ति का, मतलब हर बच्चे का इसमें होता है। और इस अवस्था के बच्चों को हम बालक ना कहकर एडोलेसेंट्स बुलाते हैं, किशोर बुलाते हैं। इस अवस्था के बालक और बालिकाओं को क्या कहा जाता है? किशोर और किशोरियां, एडोलेसेंट्स। ठीक है, इस अवस्था के बच्चों को एडोलेसेंट्स कहकर बुलाते हैं। तो ये सब जो है कॉमन विशेषताएं हैं। और रिवॉल्टिंग नेचर होता है इस अवस्था के बच्चों में, विद्रोह की भावना। रिवॉल्टिंग नेचर का मतलब विद्रोह की भावना। रिवॉल्ट बड़ी जल्दी करते हैं चीजों में, मतलब समझते नहीं है, मतलब बहुत जल्दी करके लड़ाई झगड़ा और रिवॉल्ट, एकदम विद्रोह पे आ जाना, धरना दे देना, लाइक उस तरह की भावना बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा लीडरशिप डेवलप्स, इसके अलावा लीडरशिप डेवलप्स। तो लीडरशिप का मतलब क्या हो गया? नेतृत्व की भावना।
इज इट क्लियर? वो चीजें इस अवस्था में विकसित होती हैं। अच्छा, एडल्टहुड है तो उसमें सीरियस हो जाते हैं और कैरियर ओरिएंटेड के साथ साथ कॉन्शियस अबाउट देयर फ्यूचर हो जाते हैं, अपने भविष्य के लिए सचेत। तो ये मतलब एडल्टहुड हमें बहुत ज्यादा करना नहीं है, तो इतना लाइक इनफ है कि उसका एक बेस व्यू। और ओल्ड एज में तो फॉलिंग हेल्थ होती है, प्रियजनों की मृत्यु, हस्बैंड है तो कभी कभी वाइफ पहले डेथ हो गई, वाइफ है तो हस्बैंड की डेथ हो गई, तो इस तरह की फीलिंग से जूझना और उसके साथ साथ पॉजिटिविटी बनाए रखना, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा टफ होती हैं, जो इस अवस्था की मुख्य विशेषता है जो फेस करने में सामने आती हैं। क्लियर? तो ये तो एक हो गया कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग अवस्थाओं की। इज इट क्लियर? ये तो पहला पार्ट था इस क्लास का। और दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या बात कर रहे हैं हम? वेरियस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न पहलू। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं जो पहलू होते हैं अलग अलग, यानी विकास किस किस रूप में हमें दिखाई देता है, तो उसके अलग अलग पहलू अलग अलग रूप होते हैं। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, जिसे आप शारीरिक विकास कहते हैं, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास कहते हैं, और इसी तरह से सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास कहते हैं, और इमोशनल डेवलपमेंट जिसे आप संवेगात्मक विकास कहते हैं। नैतिक भी कहीं ना कहीं, मतलब मॉरल भी यहीं पे ही वो मेंशन कर देंगे। मतलब ये 5 आपकी किताबों में जो आपको ज्यादा फोकस करने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट मॉरल, ठीक है। मोटर, हाँ मोटर भी आ जाएगा, मोटर वैसे फिजिकल का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये सब जो आपके डेवलपमेंट्स हैं वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं। इज इट क्लियर? ये एक बात हो गई, यहां समझ आया। नाउ टॉक अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट। अब क्या बात करें हम सबसे पहले? अच्छा, एक बात और, हम ये जितने भी डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इनका मतलब लाइक एक तो डेवलपमेंट हर अवस्था में होने वाला, और साथ साथ इसे प्रभाव डालने वाले कारक यानी फैक्टर्स कौन से हैं जिस पर ये जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है, तो हमें ये दोनों चीजें साथ साथ डिस्कस करनी है। तो जैसे अगर सपोज मान लो हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ इन्फेंसी लिखा, यहाँ हमने चाइल्डहुड पढ़ा ना दूसरा, तो यहाँ हमने चाइल्डहुड लिखा, और यहाँ हमने तीसरी अवस्था क्या लिखी? एडोलेसेंस लिखा। तो ये तो अभी हिंदी में बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे जो है वो सबको ही समझ आ गया होगा कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। और इन अवस्थाओं में होने वाला फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ से है, और फिजिकल डेवलपमेंट वो है जो दिखाई देता है, जिसे मेजर किया जा सकता है। हमने पढ़ा था ना ये सब बातें, जो क्वांटिटेटिव इन नेचर है, जिसे संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर जब पॉइंट्स की बात करेंगे तो जैसे हेड, ब्रेन, ठीक है, साइज पहले लिख लो। साइज का मतलब जो है वेट, जिसे आप क्या बोल सकते हो? हाइट और वेट। साइज में 2 चीजें आ जाती है ना, हाइट और वेट। तो आप पहले यहाँ पे हाइट और वेट, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरे में फिर हम बता सकते हैं हेड एंड ब्रेन, सिर और मस्तिष्क। एक कंपैरेटिव स्टडी कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो हेड एंड ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिर और मस्तिष्क। उसका विकास क्या होता है? फिर आ जाता है बोन्स। बोन समझते हैं? हड्डियां। तो शरीर में हड्डियां कितनी हैं? फिर आ जाता है हमारा दांत, टीथ। फिर मसल्स आ जाता है, मसल्स भी आपकी किताबों में, और एक आप हार्ट बीट भी दे सकते हो। तो ये इस तरह से अगर हम ये पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में, तो आपका एक तरह से फिजिकल डेवलपमेंट का जो चार्ट है वो आपको एक पूरा आंसर कंप्लीट दे देता है फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखो, जब हम बात कर रहे हैं, आपकी बुकों में जो दिया होगा ना इस चीज से रिलेटेड, सभी की किताबों में जो इसका आंसर किताबों में दिया होता है वो बेसिकली लैंग्वेज की फॉर्म में, कहीं पे 1 पॉइंट दे दिया खाली हाइट का, कहीं पे खाली वेट का दे दिया। तो मतलब आपको सारे पॉइंट्स एक जगह नहीं मिलते हैं। तो आप इनकी कंपैरेटिव स्टडी अगर आप चाहो तो इस टेबल को गो थ्रू करके और यहीं से आंसर अपना पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पर हाइट और वेट की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर वेट है तो 7.15 पाउंड और 7.13 पाउंड, ये बेबी बॉयज का वेट है और ये बेबी गर्ल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय जो बालक होता है
उसका जो वेट यानी कि भार होता है वो 7.15 पाउंड होता है, और लड़कियों का कितना होता है, बालिका का होता है 7.13 पाउंड। ठीक है, तो ये आपका वेट होता है। और इसके अलावा अगर हाइट की बात करते हैं, अच्छा वेट में एक और बात है, जैसे वेट जो है ना, शुरू में तो इतना कम है वेट, 2.5 से 3 किलो के बीच में, अगर आप इसे सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो ये वेट 6 महीने में, ये तो जन्म के समय है ना, 6 महीने में डबल और 1 साल में ट्रिपल, तिगुना जन्म के समय का। ये बात क्लियर हो गई? ये वेट हो गया। अब यहां पर तो वेट इतना होता है। अब अगली बार जो ये वेट है, जो हम चाइल्डहुड स्टेज की बात करते हैं, उसमें ये वेट 80 से 95 पाउंड हो जाता है। 80 से कितने पाउंड हो जाते हैं? 95 पाउंड हो जाते हैं। और गर्ल्स का वेट अगर कंपेयर करें तो इस अवस्था की जो लड़कियां होती हैं उनका वेट लड़कों से ज्यादा होता है। और जब इस अवस्था पे आओगे तो फिर दोबारा से बॉयज का वेट गर्ल्स के वेट से ज्यादा, क्योंकि मस्कुलर डेवलपमेंट हो जाता है, ब्रॉड शोल्डर्स हो जाते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो इस अवस्था में फिर क्या होता है, बॉयज का वेट गर्ल्स के वेट से ज्यादा हो जाता है। इज इट क्लियर? ये पूरा किसके बारे में हो गया? वेट के बारे में। अब अगर हाइट के बारे में बात करते हैं तो 20.5 इंचेस, 20.3 इंचेस एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये हाइट होती है। लड़कों की हाइट कितनी होती है जन्म के समय? 20.5, और गर्ल्स की कितनी होती है? 20.3 इंचेस हाइट होती है। और हाइट हर साल 2 से 3 इंचेस तक इंक्रीज होती है। कितनी बढ़ती है हर साल? इस अवस्था में 2 से 3 इंच तक बढ़ती है। और मैक्सिमम हाइट यहां पर आ जाएगी ना, मैक्सिमम हाइट गेन कर लेते हैं दोनों ही। सो गर्ल्स की एज क्या होती है मैक्सिमम हाइट गेन करने की? 16 साल। और बॉयज की एज क्या होती है? 18 इयर्स, 18 साल, जिसमें वो मैक्सिमम हाइट गेन कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइट एंड वेट। नाउ टॉक अबाउट हेड एंड ब्रेन। जब हेड की बात करेंगे तो साइज की बात करेंगे, और ब्रेन की बात करेंगे तो वेट की बात करेंगे, वेट ऑफ ब्रेन। अगर उसको तराजू में तोले तो वेट कितना आएगा। तो पहले साइज की बात करें तो जैसे छोटे बच्चे का सर संभालना पड़ता है ना पूरी बॉडी के कंपैरेटिवली, क्योंकि 25% होता है, यानी 1/4 साइज ऑफ हेड क्या होता है? 1/4 ऑफ द टोटल बॉडी हाइट। ठीक है, टोटल बॉडी 1/4 ऑफ द टोटल बॉडी, टोटल हाइट। बॉडी हाइट का मतलब टोटल बॉडी हाइट, मतलब टोटल हाइट जो उसकी है। अगर आप हेड को खाली कर रहे हैं, नाप रहे हैं, तो वो कितनी है? 1/4। इज इट क्लियर? ये बात समझ आई? और जो चीज यहाँ पर ब्रेन को लेकर भी अगर इसको वेट किया जाए तो इसका जो वेट है वो कितना होता है? वेट ऑफ ब्रेन 350 ग्राम। वेट ऑफ ब्रेन कितना होता है इस अवस्था में? अप्रोक्सीमेटली 350 ग्राम्स होता है। ठीक है, अब ये जो हाइट है, ये जो 1/4 था, अगर आप इसे कंपेयर करते हैं एक एडल्ट के साथ तो आप ऐसे बता सकते हैं, एट द एंड ऑफ 6 इयर्स और एट द एंड ऑफ 12 इयर्स, 6 साल के अंत में और 12 साल के अंत में, ये जो हाइट मतलब साइज ऑफ हेड है, इट इज 90% ऑफ एन एडल्ट। ये 90% हो जाता है एक एडल्ट का जो साइज होता है हेड का। और अगर एक बच्चे का देखो 6 साल की एज का जो साइज ऑफ हेड होता है वो कितना होता है? 90% ऑफ एन एडल्ट। और इसमें ये परसेंटेज कितना हो जाता है? 95%। और यहां तक आते आते कितना हो जाता है? 100%। ये तो हो गया साइज के बारे में, सारी बात समझ आया। और अगर हम वेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कितना है? 350 ग्राम। और आगे आते आते ये वाला जो वेट है वो 1000 से 1200 ग्राम। और यहाँ पे कितना आ जाता है? 1400 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। इज इट क्लियर? समझ आ गया? तो ये आपका वेट ऑफ ब्रेन हो गया। क्लियर? ये हमने किया हेड और ब्रेन के बारे में। अब बोन्स, हड्डियां। बोन्स क्या है? हड्डियां। तो अगर हम बोन्स की बात कर रहे हैं, अगर हम बोन्स की बात कर रहे हैं तो बोन्स में क्या क्या हो जाएगा?
आपको पता है नंबर ऑफ बोन्स, वैसे तो आपने सबने 206 पढ़ी हुई हैं, लेकिन इन्फेंसी पीरियड में छोटे बेबी में जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, नाम याद कर लो, 270 बोन्स होती हैं। और आगे वाली अवस्था में थोड़ी और बढ़ती हैं अभी, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड होता है तो 350 हो जाती हैं। इसके बाद बच्चे कैल्शियम लेते हैं, दूध वूध पीते हैं, मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, तो उसकी वजह से छोटी हड्डियां बड़ी से जुड़ जाती हैं। अल्टीमेटली एक स्वस्थ पर्सन में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। ये बात समझ आ गई। सो ये बोन्स के बारे में हो गया। अब टीथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस अवस्था में कौन से टीथ अराइज होते हैं, मिल्क टीथ, दूध के दांत। इस अवस्था में परमानेंट टीथ, और इसमें विजडम टूथ यानी अक्कल दाढ़। ये बात हो गई। इसकी संख्या कितनी होती है, 20 इन नंबर्स। इसकी संख्या होती है 28 इन नंबर्स। इसकी संख्या होती है 32 इन नंबर्स। इस अवस्था में मॉलर्स और प्री मॉलर्स वो सब अराइज होते हैं। और फिर विजडम टूथ जो 4 होते हैं वो आपके लास्ट वाली एडोलेसेंस या उसके भी कई बार बाद आते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा टीथ के बारे में। अब बात करते हैं मसल्स का वेट, शरीर में मांसपेशियों का भार। जैसे शरीर की सारी मांसपेशियां निकाल के बाहर रख दो, तो अगर उसको बॉडी वेट के साथ कंपेयर करो तो कितना परसेंटेज हो सकता है। तो यहाँ परसेंटेज की फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो इसमें 23% होगा ऑफ द टोटल बॉडी वेट। वेट ऑफ मसल्स कितना होगा, 23% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। आगे चल के थोड़े और बच्चे बड़े होते हैं तो ये कितना परसेंटेज हो जाता है, 27% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। और लास्ट तक आते आते ये अप्रोक्सीमेटली किस परसेंटेज पे आ जाता है, 44% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। आई होप सो ये समझ आ गया। ये मांसपेशियों का भार हो गया। नाउ लास्ट हेडिंग इज हार्ट बीट। लास्ट हेडिंग क्या है, हार्ट बीट। तो अगर हार्ट बीट की बात करते हैं, हृदय की धड़कन, इसमें क्या बात कर रहे हैं, हृदय की धड़कन। सो हृदय की धड़कन अगर बात करते हैं तो एक छोटे बेबी में जो होती है वो सबसे ज्यादा फास्ट होती है। तो 1 मिनट में 140 बार, 140 टाइम्स। 1 मिनट में कितनी बार, 140 टाइम्स। और ये यहाँ पर आते आते थोड़ी सी कम हो जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होती है, 72 टाइम्स होती है। तो ऐसे करके ये मतलब आगे आगे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये कम होती चली जाती है और एक दिन बंद हो जाती है ना। तो ये हमारा सारा हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। इज इट क्लियर, समझ आया। फिजिकल डेवलपमेंट में आप क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं, तो आप इस तरह से क्वांटिटेटिव फॉर्म में, आप इस टेबुलर फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या क्या फिजिकल डेवलपमेंट होता है। इज इट क्लियर। और इसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं। मैंने बताया ना, हर एक के साथ आपने 2 चीजें करनी है, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट और उसे इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम इसको इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के साथ कनेक्टेड। एक सेकेंड, जैसे हेरिडिटी, एनवायरनमेंट तो कॉमन फैक्टर हमेशा ही रहेगा जो हर एक चीज पर इफेक्ट डालता है, हर एक चीज पर इफेक्ट डालता है। तो पहले हेरिडिटी और फिर एनवायरनमेंट, ये 2 फैक्टर तो हमेशा ही हैं इसको इफेक्ट डालने वाले फिजिकल डेवलपमेंट को। जैसे माता पिता की हाइट लंबी है तो बच्चों की भी हाइट लंबी होती है, गोरे हैं तो गोरे होते हैं, बाल जैसे हैं वैसे होते हैं। तो ये हेरिडिटी का इफेक्ट ही है फिजिकल डेवलपमेंट पर। एनवायरनमेंट, जो खाते पीते हैं हम, जैसा रहन सहन होता है, जैसी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उसी से हमारा उतना ही फिजिकल डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है। और भी अदर फैक्टर्स है, जैसे हमारी इंटेलिजेंस, जो कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं वो जल्दी बोलना, जल्दी चलना, हर काम जल्दी सीखते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं। फूड इनटेक का तो डायरेक्टली कनेक्शन होता है हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ। जितना अच्छा न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं और रेगुलरिटी से लेते हैं, इसमें 2 बातें आ जाती हैं, एक तो बैलेंस डाइट और दूसरा प्लस रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। अगर ये दोनों बातें हम फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बैलेंस डाइट के साथ उसको रेगुलरिटी से 5 दिन 6 दिन, आप अगर मान लो
बैलेंस डाइट ले रहे हो और एक आधा दिन कभी बाहर खा रहे हो तो चलता है, लेकिन आप बैलेंस डाइट के नाम पर 3 दिन घर में बैलेंस डाइट ले रहे हो और 4 दिन बाहर से खा रहे हो, तो फिर वो बैलेंस डाइट नहीं है, उसमें रेगुलरिटी फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर इसके साथ रेस्ट, इसका भी इफेक्ट पड़ता है, थके हुए हैं और रेस्ट लेना है तो वो भी इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। यस, आ रहे हैं, तो इसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं हमारे, जैसे ऐसे ही सेक्स पढ़ा है ना कि बॉयज का डेवलपमेंट और गर्ल्स का डेवलपमेंट, जैसे सेकंड अवस्था में लड़कियों का वेट एज कंपेयर टू बॉयज ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं जेंडर रोल जो है उसका भी प्रभाव हमारे फिजिकल डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं कॉमन। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना, फ्रेश एयर, क्योंकि इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी मतलब उस पर, मतलब हमारे फिजिकल हेल्थ पर। फ्रेश एयर, आप कितना सनलाइट लेते हो, कितना फ्रेश एयर लेते हो, घर से कितने ऐसे जर्म्स हैं जो ऑटोमेटिकली, जिनके घर में धूप आती है वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। इज इट क्लियर? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, एक तो हमने वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और उसकी विशेषताएं और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने फिजिकल वाला पूरा कर लिया। सो इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट आई विल टेक, मेंटल, सोशल और इमोशनल, फिर इनसे रिलेटेड जो कंसर्न थ्योरीज हैं, पियाजे, कॉलर, वो सब थ्योरीज करेंगे। आई होप सो आज की क्लास समझ आई सबको। ओके जी, बाय ऑल ऑफ यू।